हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड। एज यू नो कि हम प्रसादन प्रसाद के द्वारा लिखी गई एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर की बुक को कवर कर रहे हैं। और अभी तक हमने जो क्लासिकल थिंकर्स की हमारी कैटेगरी है उसमें हमने टेलर और फायोल के बारे में डिस्कस किया। आज हम अपने उसी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए बात करेंगे मैक्स वेबर के बारे में और उनकी ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी के बारे में। ये जितना भी मटेरियल हम यूज करें, जो नोट्स हैं, वो हमने कम्प्लीटली एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स बाय प्रसादन प्रसाद की बुक से लिया है। अगर आपके पास ये बुक है वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप इग्नू का मटेरियल भी जो है वो थिंकर्स के लिए रेफर कर सकते हो। चलिए जानते हैं मैक्स वेबर कौन थे और उनकी ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। बिकॉज मैक्स वेबर जो है वो सोशोलॉजी में काफी फेमस नाम है। सोशोलॉजिस्ट होते हुए भी उनकी थ्योरी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से आज भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी जब ये पब्लिश हुई थी तब। ऐसा माना जाता है कि मोर देन 100 years हो चुके हैं इनकी राइटिंग्स को लेकर के, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी को आए हुए। लेकिन अभी तक जितने भी ब्यूरोक्रेसी के ऊपर जितनी रिसर्च हुई है, जितने स्टडीज हुई हैं, जितने हमारे पास प्रपोजिशंस हैं, वो या तो वेबर की ही थ्योरी का एक डिफरेंट एस्पेक्ट से एक्सप्लेन करने की कोशिश है, या फिर वो मैक्स वेबर की थ्योरी को क्रिटिसाइज करने की कोशिश है। तो हम इनकी थ्योरी का अंदाजा, इनकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा इनकी थ्योरी का इसी से लगा सकते हैं कि मोर देन 100 years जा चुके हैं, बट अभी तक हम अल्टरनेटिव नहीं ढूंढ पाए हैं। मैक्स वेबर, नाम ध्यान रखिएगा, मैक्स वेबर जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है ब्यूरोक्रेसी को समझने के लिए। और ब्यूरोक्रेसी इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज अगर हमें एडमिनिस्ट्रेशन को समझना है, खास करके गवर्नमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन को, तो ब्यूरोक्रेसी को समझना ही पड़ेगा। मैक्स वेबर जर्मनी के थे, वेस्टर्न जर्मनी के। 1864 में इनका जन्म होता है, 1920 तक ये रहते हैं। ही स्टडीड लॉ एंड इकोनॉमिक्स। अगर आप इनके लाइफ के बारे में भी देखें तो भी काफी इंपॉर्टेंट और काफी इंटरेस्टिंग से पर्सन रहे हैं। इन्होंने लॉ की स्टडी करी, उसके बाद में जर्मन आर्मी में भी इन्होंने कुछ टाइम के लिए काम किया, लगभग 1 साल तक। और फिर अपनी जो स्टडीज है उनको कंटिन्यू किया। इनकी राइटिंग्स में अगर आप देखोगे, आप सर्च करें उनकी राइटिंग्स के बारे में भी, तो वहां पर बहुत उस टाइम की वेस्टर्न जर्मनी की जो कंडीशंस है उसके हिसाब से इन्होंने अपने पेपर्स और अपनी बुक्स वगैरह लिखी थी। बट उसमें से भी कुछ उनकी जो बुक्स हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, जिनको ब्रेक थ्रू माना जाता है, जिनको माना जाता है कि हाँ, यहाँ से जो है चीजें सोशोलॉजी में भी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी चेंज होना शुरू हुई है। तो उन्होंने लॉ, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक फैक्टर्स को लेकर के जो है काफी सारे पेपर्स लिखे थे। इनकी इंपॉर्टेंट राइटिंग्स की मैं ये लिस्ट दे रही हूँ, इट डज नॉट मीन कि सिर्फ इनकी 3 ही राइटिंग्स हैं। ठीक है, द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जनरल इकोनॉमिक हिस्ट्री, प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। अब इनकी राइटिंग्स का ध्यान रखिएगा कि इन्होंने ये जर्मन लैंग्वेज में लिखी थी। बाद में इनकी राइटिंग्स को ट्रांसलेट किया गया है। ठीक है जी, बाद में इनकी राइटिंग को ट्रांसलेट किया है। तो आप खुद से ये काम करिएगा कि आप जाइए मैक्स वेबर की राइटिंग्स कौन कौन सी है, इंपॉर्टेंट राइटिंग्स, वो देखिएगा। और उनको किस तरीके से ट्रांसलेट किया गया है, किसने ट्रांसलेट किया है, और ट्रांसलेटेड जो वर्क है उसका नया नाम क्या है, उसकी हेडिंग क्या है, उसके टाइटल क्या है। ठीक है, ये देखिएगा कि ये जो प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म है, इट इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक। इनकी दूसरी बुक है इकोनॉमी एंड सोसाइटी, जो इनके डेथ के बाद में जो है वो पब्लिश करी गई थी। ये दोनों ही बुक मैक्स वेबर के सबसे इंपॉर्टेंट राइटिंग्स में से एक है। बट इनका ओरिजिनल नाम क्या था और इनको फिर ट्रांसलेट किसने किया था, उनका नाम भी आपको पता होना चाहिए। कई बार जैसे नेट का एग्जाम है या असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है, वहां पर ये ट्रांसलेटेड वर्जन भी पूछ लिया जाता है कि ये किसने ट्रांसलेट किया था। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेबर ने हमेशा ये माना कि हम जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से जो नॉलेज गेन करते हैं वो लाइब्रेरी रिसर्च से काफी बेहतर होती है। और उनकी राइटिंग्स उस टाइम की जर्मनी को दिखाती है। तो ये जर्मनी कैसी थी उस टाइम पे? आप देखिए 1864 जर्मनी का यूनिफिकेशन होता है उसके बाद में, और जर्मनी एक नई इंडस्ट्रियल सुपर पावर बनती है। 1920 तक आते आते जर्मनी इतनी ताकतवर हो जाती है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी अपने आप को इन्वॉल्व कर लेती है। सो वो जो टाइम था कि किस तरीके से यूनिफिकेशन हो रहा है, फिर एकदम से सडनली ग्रोथ हो रही है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है, फिर इंटरनेशनल लेवल पर भी किस तरीके से आपस में कंपटीशन चल रहा है, उसी प्रकार की कंडीशंस को उन्होंने अपनी राइटिंग्स में एक्सप्लेन किया है। जर्मन में उन्होंने लिखा था, है ना, और उनकी राइटिंग्स बहुत जल्दी इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड तक नहीं पहुंची। हालांकि बाद में 1940 40 50 के आसपास उनकी राइटिंग्स जो है वो इंग्लिश में ट्रांसलेट होना स्टार्ट हुई। तो मैंने कहा ना आपको, मैक्स वेबर एक सोशोलॉजिस्ट हैं।
तो इनकी सारी थ्योरी हमारे हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से। हमें इनकी थ्योरी को समझना होगा, हमें समझना होगा कि उन्होंने किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को एक्सप्लेन किया है, ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी को कैसे एक्सप्लेन किया है, और अथॉरिटी में भी उन्होंने 3 टाइप की अथॉरिटी बताई, जिसमें से फिर उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को कैसे एक्सप्लेन किया। ठीक है, हमें इनकी अलग अलग जो ये एस्पेक्ट है इनकी थ्योरी के, वो हमें समझने पड़ेंगे। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जब हम फर्स्ट टाइम मैक्स वेबर पढ़ते हैं या हम कोई भी थिंकर पढ़ते हैं, हम क्या करते हैं, उनको एक थ्रेड के अंदर, एक कहते हैं ना चेन ऑफ इवेंट के अंदर उनको बांधने की कोशिश करते हैं। जैसे टेलर के केस में है, वहां पर आपको समझाना बहुत ईजी हो जाता है कि टेलर ने देखा इंडस्ट्रियल लेवल पे प्रॉब्लम आ रही है, उन्होंने स्टडी करी और उन्होंने नए नए कानून नहीं, नए नए जो आइडियाज हैं वो उन्होंने दिए कि ये काम किया जा सकता है। बट ये चीज आप हर थिंकर के साथ लागू नहीं कर सकते, खास करके मैक्स वेबर के साथ। आप उनके सारे आइडियाज को रिगार्डिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आप उनको एक थ्रेड के अंदर नहीं पिरो सकते। कोशिश करिएगा उनको जितना क्लोज लाने की, बट थोड़ा सा इस माइंड के साथ भी आपने तैयार रहना है, माइंड सेट के साथ कि हाँ थोड़ा हमें डिफरेंट अप्रोच भी यहाँ पे फॉलो करनी पड़ सकती है, राइट। मे बी हर एस्पेक्ट को आप एक दूसरे से कनेक्ट ना कर पाओ, राइट। तो यहाँ पर आप बिना उसके समझे, यू माइट बी फाइंडिंग द रीजन कि क्यों उन्होंने अथॉरिटी पे डिस्कस किया। जैसे फायोल ने क्यों किया डिस्कस, टेलर ने क्यों किया, उसका एक रीजन है हमारे पास, फायोल और टेलर का। बट मैक्स वेबर ने क्यों डिस्कस किया, तो इसका हम अगर रीजन ढूंढने निकलेंगे तो हमें उनकी सारी राइटिंग्स को पढ़ना पड़ेगा, एंड उस हिसाब से टाइम जो है, अनलेस यू आर डूइंग रिसर्च ऑन मैक्स वेबर, तो फिर वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम कर लेगा, राइट। सबसे पहले हम समझते हैं इनके अथॉरिटी, ऑर्गेनाइजेशन एंड लेजिटिमेसी की थ्योरी को। ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, जहां पर बात ऑर्गेनाइजेशन की आ जाती है वहां पर फिर एडमिनिस्ट्रेशन की भी बात आ जाती है। जब हम वेबर के काम को डिस्कस करते हैं ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, तो उनकी थ्योरी है डोमिनेशन, लीडरशिप एंड लेजिटिमेसी। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने अथॉरिटी, पावर और कंट्रोल में डिफरेंशिएट किया। इन्होंने कहा कि नहीं देखिए, अथॉरिटी अलग चीज होती है, पावर अलग है और कंट्रोल अलग है। पावर का मतलब क्या होता है, देखो पावर का मतलब ये है कि अगर मैं अपनी विल, अपनी इच्छा को लागू करवा पा रही हूँ, रेजिस्टेंस है, सामने वाला मेरी बात नहीं मानना चाहता, बट फिर भी मैं उससे अपना काम करवा पा रही हूँ, तो मेरे पास पावर है। ठीक है, टू हिम a person could be said to possess power if in a social relationship his will could be enforced despite resistance and exercise of such power becomes controlled। जैसे किंग है, राइट, किंग ने कोई ऑर्डर इशू किया, अब उसको पता है कि लोग विरोध करेंगे, बट विरोध के बावजूद भी उस ऑर्डर को फॉलो किया जा रहा है, दैट मीन्स किंग के पास पावर है, राइट। तो ध्यान रखिएगा, पावर का मतलब होता है कि डिस्पाइट रेजिस्टेंस योर विल बी enforced, will could be enforced। now what is authority then, you said किंग के पास अथॉरिटी है, अथॉरिटी फॉर्मल हो जाती है। पावर जो है वो पावर पर्सन है, पर्सन के पास है। अथॉरिटी जो है, देखिएगा, और अथॉरिटी में एक चीज और आ जाती है, पावर में क्या था, डिस्पाइट रेजिस्टेंस आप उस चीज को लागू करवा पा रहे हो। अथॉरिटी में ओबीडियंस भी आ जाती है, आपने ऑर्डर दिया और उस ऑर्डर को लागू करवाया, दैट इज पावर। आपने ऑर्डर दिया और ये भी इंश्योर किया कि लोग उसको जो है वो फॉलो करें, ओबीडियंस भी इसमें साथ में इंक्लूड हो जाता है, दैट इज योर अथॉरिटी, राइट। तो अथॉरिटी मैनिफेस्ट व्हेन अ कमांड ऑफ डेफिनेट कंटेंट एलिसिट ओबीडियंस ऑन द पार्ट ऑफ स्पेसिफिक इंडिविजुअल। अगर मेरी अथॉरिटी है, फॉर एग्जाम्पल किंग की अथॉरिटी है किसके ऊपर, मान लीजिए अपनी मंत्री के ऊपर, तो मंत्री को अगर वो कुछ बोलेंगे तो मंत्री को उनकी बात माननी पड़ेगी, दिस इज ओबीडियंस। पावर में क्या होता है, राजा ऑर्डर दे सकता है, मंत्री चाहे या ना चाहे वो ऑर्डर फॉलो किया जाएगा, दैट मीन्स किंग इज पावरफुल, राइट। देन कम्स अथॉरिटी। देखो, अथॉरिटी एक ऐसा स्टेट आ जाता है, एक ऐसे कह सकते हैं एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर सामने वाला विलिंगली अपनी इच्छा से ऑर्डर को फॉलो करता है, कमांड को फॉलो करता है। पावर के साथ ऐसी सिचुएशन नहीं है, पावर के साथ ऐसा केस नहीं है। पावर में तो बस आपने बात कह दी, फॉलो करवानी, वो जो है आप किसी भी बाय, वो कहते हैं ना बाय हुक एंड बाय क्रुक, उसको फॉलो करवा सकते हो। बट व्हेन इट कम्स टू द अथॉरिटी, अथॉरिटी मीन्स सामने वाला आपकी बात इच्छा अनुसार मान रहा है। ये डिफरेंस है पावर और अथॉरिटी के बीच में। और इसीलिए मैक्स वेबर ने अथॉरिटी को ज्यादा जगह दी है, क्योंकि यहाँ पर जो है विलिंगली आपकी अथॉरिटी, आपके ऑर्डर्स को एक्सेप्ट किया जा रहा है। पावर में कोई भी विलिंग ओबीडियंस नहीं होता है, ठीक है जी, ये ध्यान रखिएगा।
पावर में कोई भी विलिंग ओबीडियंस नहीं होता है। नाउ विल टॉक अबाउट द कंपोनेंट ऑफ अथॉरिटी। तो आपको समझ में आया किस तरीके से हम अपने डिस्कशन को आगे लेके बढ़ रहे हैं। फर्स्ट वी डिस्कस्ड अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमने बात करी पावर के बारे में और हमने बात करी अथॉरिटी के बारे में। नाउ वी सेड कि पावर में क्या होता है, विलिंग ओबीडियंस नहीं होता और अथॉरिटी में विलिंग ओबीडियंस होता है। उसी डिस्कशन को हम आगे लेके चल रहे हैं और हम कह रहे हैं अथॉरिटी, अथॉरिटी मतलब सामने वाला हमारी बात अपनी इच्छा से मान रहा है, उसके 5 कंपोनेंट हैं। ठीक है, 5 कंपोनेंट है। कौन कौन से? पहला पर्सन वो जो रूल कर रहा है, मान लीजिए किंग के बारे में हम बात कर रहे हैं। सो एन इंडिविजुअल और अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एक सेकेंड रुकिएगा। ओके, एन इंडिविजुअल और अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हु रूल्स। जस्ट अ सेकेंड। सॉरी, आई फॉरगेट, लैपटॉप को चार्ज लगाना भूल गई। ओके, नाउ विल कंटिन्यू। फर्स्ट जो था 5 कंपोनेंट ऑफ अथॉरिटी में से एक है, एक इंडिविजुअल जो रूल करता है, दैट मीन्स किंग। सेकंड, इंडिविजुअल और द बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हु आर रूल्ड, यानी कि आम जनता, पब्लिक, राइट, जो जिनके ऊपर रूल किया जा रहा है। देन these three are important. Now try to understand this thing. The will of the ruler to influence the conduct of rule and an expression of that will or command. राजा पब्लिक के व्यवहार को, बिहेवियर को बदलना चाहता है और उसके लिए किंग जो है वो किस तरीके से अपने कमांड को इशू करता है। राजा चाहता है कि जनता जो है, मान लीजिए सुबह 5 बजे उठे, ठीक है, ये विश है उनकी, ये विल है, उनकी इच्छा है। इस विल का जो है वो कमांड वो कैसे एक्सप्रेस की जाएगी, वो ढोल नगाड़ों के साथ लोगों को बताई जाएगी, सोशल मीडिया फेसबुक के थ्रू बताई जाएगी, इंस्टाग्राम के थ्रू बताई जाएगी, दैट डिपेंड्स, है ना, एक्सप्रेशन ऑफ दैट विल और कमांड। थर्ड चीज होगी। फोर्थ क्या है? एविडेंस ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ द रूल्स इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिव डिग्री ऑफ कमांड। नाउ ऑर्डर्स इशू कर दिए गए हैं, ये थर्ड जो है इसको आप मान सकते हो कि ऑर्डर्स कैसे इशू किए हैं। ठीक है, ऑर्डर्स कैसे इशू किए हैं। फोर्थ जो चीज है वो क्या है कि अब हमें ये जानना है कि लोग हमारी बात को कैसे मान रहे हैं। एविडेंस ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द रूल्स इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिव डिग्री ऑफ कमांड, है ना। अब हमें ये पता करना है कि लोग हमारी बात को कैसे मान रहे हैं। फिफ्थ क्या है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एविडेंस ऑफ द इन्फ्लुएंस इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्टिव एक्सेप्टेंस विद विच द रूल्स ऑबे द कमांड। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव एक्सेप्टेंस में क्या फर्क है? ऑब्जेक्टिव मीन्स कि लोग सभी 5 बजे उठ रहे हैं, सब्जेक्टिव मीन्स लोग उस फैसले से खुश हैं या नहीं, क्या वो किसी तरीके का कोई अपोज कर रहे हैं, राइट। तो ये 5 एलिमेंट हैं, ध्यान रखिएगा, जो अथॉरिटी को डिफाइन करते हैं। जो ऑर्डर दे रहा है, जो ऑर्डर ले रहा है, किस तरीके का ऑर्डर है, उस ऑर्डर को कैसे फॉलो किया जा रहा है ऑब्जेक्टिवली और कैसे फॉलो किया जा रहा है सब्जेक्टिवली, राइट। तो ये 5 कंपोनेंट है। नेक्स्ट, मैक्स वेबर कहते हैं कि अथॉरिटी जो है वो तब तक है जब तक लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा ये स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट आप अगर थिंकर्स को थोड़ा और डिटेल में पढ़ो तो आपको लगेगा ये सेम ऐसे ही स्टेटमेंट जो है वो चेस्टर बर्नार्ड भी कहते हैं, ऐसी स्टेटमेंट जो है एमपी फॉलेट भी कहते हैं, ऐसी स्टेटमेंट हर्बर्ट साइमन भी कहते हैं, राइट। तो ये थोड़ा सा जो फर्क है ये क्या है और इनके अंदर सिमिलैरिटी क्या है वो अब मैं चाहती हूँ कि आप नोट करें, राइट। ऑल्दो किसी थिंकर ने स्पेसिफिकली ऐसे मेंशन नहीं किया है कि देखिए इनके बीच में सिमिलैरिटी है, बट आप पढ़ेंगे ना, आप थिंकर्स के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, यू विल नो कि सेम चीज जो है वो चेस्टर बर्नार्ड ने भी बोली है कि अथॉरिटी जो है वो तभी तक है जब तक सामने वाला उसको एक्सेप्ट कर रहा है, राइट। सो ये यहाँ पर मैक्स वेबर कहते हैं कि अथॉरिटी तभी तक है जब तक सामने वाला उसको लेजिटिमेट मान रहा है ना। व्हाट इज लेजिटिमेसी, राइट। तो यहाँ पर इसको जो है लेजिटिमेसी को लिख लीजिएगा, क्या है लेजिटिमेसी, क्या है इसके आने वाले उसके अंदर मैं आपको उसका मीनिंग प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दूं। बट लेजिटिमेसी मीन समथिंग जो लोग माने कि लीगल है। लेजिटिमेट का तो ये है कि लीगल है, लीगल मीन्स कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से फॉलो किया जा रहा है ना। लास्टली वेबर कहते हैं कि ऑल एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स डोमिनेशन। नाउ व्हाट इज डोमिनेशन? डोमिनेशन हमें समझ में आता है ना,
डोमिनेशन मीन्स एक ग्रुप जो है वो अपनी अथॉरिटी दूसरे ग्रुप के ऊपर लागू कर रहा है। वन ग्रुप इज मोर पावरफुल देन दी अदर, यही मतलब होता है डोमिनेशन का, है ना। बट मैक्स वेबर ने कैसे एक्सप्लेन किया उसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। सो आई वांट कि यहाँ पर आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाएं, शॉर्ट नोट्स बना करके और यहाँ पर लिखें कि व्हाट डज डोमिनेशन मीन्स, राइट, एंड व्हाट डज लेजिटिमेसी मीन्स। इस तरीके से आप अपने नोट्स बनाएं तो आपके लिए कॉन्सेप्ट समझना आसान हो जाएगा। डोमिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स डोमिनेशन, ये काफी हद तक आपको कार्ल मार्क्स जैसा सुनाई देगा। कार्ल मार्क्स ने भी यही कहा था कि सोसाइटी के अंदर इनइक्वालिटी है और इनइक्वालिटी के चलते जो ब्यूरोक्रेसी है वो पावरफुल ग्रुप के लोगों के लिए एक इंस्ट्रूमेंट बन जाती है जिससे वो सोसाइटी में इनइक्वालिटी मेंटेन करके रख सकते हैं, सोसाइटी को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। एक्सप्लॉइटेशन का एक तरीका बन जाती है ब्यूरोक्रेसी, दैट इज मार्क्स। ठीक है, मार्क्सियन थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी हम पढ़ेंगे, मार्क्स के बारे में भी यहाँ पर पढ़ेंगे। बट वेबर जो है वो रिलेट करते हैं, कुछ कुछ हद तक वेबर रिलेट करते हैं उस बात पे, राइट। अच्छा, अभी तक हमने पढ़ा, हम एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, हमने ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी और पावर को हमने पढ़ा, मेनली हमने अथॉरिटी पे फोकस किया। अब हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग हैं उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वेबर ने कहा कि देखिए ऑर्गेनाइजेशन में 4 टाइप के लोग होते हैं। कौन कौन से? पहले वो जो कमांड फॉलो करने के लिए कस्टम्ड होते हैं, मतलब जो कहते हैं ना जिनके अंदर वो होती है डिफॉल्ट वो सेटिंग होती है कि वो जो भी कमांड दी जाएगी उसको फॉलो कर लेंगे, है ना। तो पहले वो जो अकस्टम्ड है टू ओबे कमांड। सेकेंड, वो लोग जो ये चाहते हैं कि जो ये कमांड है वो फॉलो करी जाए, जो ये चाहते हैं कि जिस तरीके का सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं वो चीज कंटिन्यू रहे, जिनका पर्सनल इंटरेस्ट है इस चीज में। थर्ड, वो लोग जो डोमिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। और फोर्थ, वो लोग जो काम करने के लिए तत्पर रहते हैं। अब कैसे डिफरेंस करेंगे इसमें? मान लीजिए किंग ने कोई ऑर्डर दिया, ठीक है, किंग ने कोई ऑर्डर दिया, उस ऑर्डर को उनके सर्वेंट जो है वो फॉलो करेंगे, अकस्टम टू ओबे कमांड, राइट। सेकंड, वो लोग जो चाहते हैं कि डोमिनेशन बना रहे, मे बी क्वीन हो सकती हैं या किंग के जो एडवाइजर हैं वो हो सकते हैं कि वो चाहते हैं कि ये जो कमांड है वो चलती रहे। थर्ड, जो लोग डोमिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, मे बी मंत्री हो सकते हैं, है ना, जो उस डोमिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। और फोर्थ, वो लोग जो काम करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, बाकी वर्कर्स हो सकते हैं, है ना। एडमिनिस्ट्रेशन के बाकी जो वर्कर्स हैं, जो बाकी एम्प्लॉयज हैं, वो फोर्थ कैटेगरी में हम उनको रख सकते हैं। तो ये भी एक वीकनेस भरा एग्जाम्पल ही है, बट इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से 4 ये डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन उन्होंने बताए थे। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ अथॉरिटी बाय मैक्स वेबर। देखिए 3 तरीके की अथॉरिटी उन्होंने बताई थी, ट्रेडिशनल, क्रिस्मेटिक और लीगल अथॉरिटी। अथॉरिटी क्या है? अथॉरिटी मीन्स विलिंगली सामने वाला आपकी बात मान रहा है। देखिए वेबर ने एडमिनिस्ट्रेशन को कहा कि ये क्या है, ये अथॉरिटी ही है। एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स द एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी। लेकिन बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइंटिस्ट हैं, थिंकर्स हैं, वो ये मानते हैं कि नहीं, ये एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी या डोमिनेशन ना हो करके इट्स अ सर्विस और परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी। तो आप देख सकते हैं वेबर जो है वो बाकी थिंकर्स के मुकाबले कितनी अलग जो है वो बात कहते हैं। इन्होंने 3 टाइप की अथॉरिटी बताई, 3 फॉर्म्स ऑफ लेजिटिमेसी। कौन कौन सी? ट्रेडिशनल अथॉरिटी, क्रिस्मेटिक अथॉरिटी, लीगल अथॉरिटी। ठीक है, 3 फॉर्म ऑफ लेजिटिमेट अथॉरिटी, 3 फॉर्म ऑफ लेजिटिमेट अथॉरिटी। फर्स्ट ट्रेडिशनल, सेकंड करिस्मेटिक, थर्ड लीगल अथॉरिटी। नाम से पता चल रहा है ट्रेडिशनल, लीगल और करिस्मेटिक के बारे में। लीगल को लीगल रैशनल भी बोला जाता है। देखो ट्रेडिशनल अथॉरिटी, हम फॉलो करते हैं इस अथॉरिटी को बिकॉज ऑफ द ट्रेडिशंस, राइट। तो इसकी लेजिटिमेसी किस पर बेस्ड है? बेस्ड है एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस बिकॉज ऑफ इट्स पास्ट। तो जो लोग अथॉरिटी एक्सरसाइज कर रहे हैं उनको बोला जाता है मास्टर्स, ठीक है। और वो अथॉरिटी इनको किससे मिलती है? उनके इनहेरिटेड स्टेटस से मिलती है। जैसे कोई राजकुमार है,
राजकुमार, उसको वो जस्ट बाय बर्थ उसको वो अथॉरिटी मिल गई, सो दिस इज ट्रेडिशनल अथॉरिटी, है ना। एंड उनकी कमांड, उनकी विश को क्यों फॉलो किया जाएगा, बिकॉज ये क्या है, कस्टम बन चुका है, एक क्या है, एक रिवाज बन चुका है, राइट। और जो लोग उनके ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं उनको क्या कहा जाता है, फॉलोअर्स कहा जाता है। सो जो ऑर्डर देते हैं वो मास्टर्स, जो ऑर्डर फॉलो करते हैं वो फॉलोअर्स। इस टाइप की अथॉरिटी में एडमिनिस्ट्रेशन इरेशनल हो जाता है। अब मास्टर्स कुछ भी ऑर्डर दे सकता है ना, उनको फॉलो करवाना पड़ेगा, फॉलोवर को मानना पड़ेगा, तो कई बार इरेशनल भी हो सकता है। सेकेंड चीज, यहाँ पर कोई फॉर्मल ट्रेनिंग, फॉर्मल स्टाफ वगैरह, टेक्निकल ट्रेनिंग वाला स्टाफ जो है यहाँ पर नहीं हो जाता, नहीं है। जो भी काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सारा किसके ऊपर है, फॉलोअर्स के ऊपर ही है। ठीक है, ये है आपकी ट्रेडिशनल अथॉरिटी। नेक्स्ट कम्स द करिस्मेटिक अथॉरिटी। करिस्मेटिक अथॉरिटी जो है, करिश्मा, करिश्मा मीन्स सामने वाला बहुत चार्मिंग है, उनकी बात को लोग मान रहे हैं, दैट बिकम्स द बेसिस फॉर लेजिटिमेसी। मान लीजिए कोई गुरु है या कोई पॉलिटिकल लीडर है जिनकी बात सब मान रहे हैं, जैसे महात्मा गांधी का आप एग्जाम्पल लीजिए, सुभाष चंद्र बोस का आप एग्जाम्पल लीजिए, राइट, भगत सिंह का आप एग्जाम्पल लीजिए। लोग उनको क्यों मानते हैं, बिकॉज ऑफ देयर करिस्मेटिक पर्सनालिटी। यहाँ पर इंडिविजुअल को फॉलो करने का एक ही रीजन है, उनकी पर्सनालिटी। ठीक है जी। तो वेबर ने करिश्मा को डिफाइन किया एज द क्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल पर्सनालिटी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच ही इज सेट अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डिनरी मैन। मतलब सामने वाले की पर्सनालिटी में कुछ ऐसा है जो वो बाकी लोगों से अलग है। ठीक है जी। तो जो यहाँ पर कमांड इशू कर रहे हैं लोग, उनको फॉलो कर रहे हैं, कारण क्योंकि लोगों को ये लगता है कि उनके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी होने के कारण वो हमसे बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। तो यहाँ पर फॉलोवर जो है, जो कमांड को कमांड को जो है वो फॉलो कर रहे हैं, वो डिसाइपल, ऑफिशियल, वही ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, वही उनका काम फॉलो करवाते हैं, राइट। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा यहाँ पर, आप है ना करिश्मेटिक अथॉरिटी को थोड़ा सा स्टडी करिएगा। आपकी बुक में इसमें बहुत डिटेल में नहीं दिया गया है, बट आई वांट कि आप गूगल करें इसको और थोड़ा डिटेल में पढ़ें। ठीक है। नेक्स्ट कम्स द लीगल रैशनल अथॉरिटी। देखिए, लीगल रैशनल अथॉरिटी डिपेंड करती है रूल्स एंड रेगुलेशन पे, लीगल सिस्टम पे, है ना। तो जब तक सामने वाला मानता है कि इस पर्सन के पास अथॉरिटी है, वो लीगल है, ठीक है, इस पर्सन के पास अथॉरिटी है, वो लीगल है, तब तक सामने वाला आपकी बात मानेगा, तब तक आपकी अथॉरिटी लेजिटिमेट रहेगी। इसको प्योर टाइप ऑफ अथॉरिटी भी बोला गया है, और मैक्स वेबर कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी या मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन इसी के ऊपर बेस्ड होने चाहिए। लीगल अथॉरिटी के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, प्लस ब्यूरोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है, मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी है मैक्स वेबर के द्वारा दिए गए, उनके जो एलिमेंट्स है, डिफरेंट एलिमेंट्स, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। एंड देन विल डिस्कस अबाउट द क्रिटिक्स ऑफ मैक्स वेबर एंड पोस्ट वेबरियन डेवलपमेंट। बट ये टॉपिक जो है वो मैं आपको कल कवर करवाऊंगी। ओके, आपको हमारा ये लेक्चर कैसे लगा? आई नो थोड़ा सा मे बी दिक्कत आ रही हो समझने में, बट डोंट वरी, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे चीजें और क्लियर होती जाएंगी। ओके, चलिए, आप अगर ये नोट्स परचेज करना चाहते हैं पूरे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं 9896859767। और यूपीएससी के लिए बहुत अच्छा कोर्स जो अभी हमने लॉन्च किया है 2025 और 26 के लिए, तो उसमें भी अगर आप एनरोल करना चाहते हैं, फीस बहुत ही मिनिमल रखी गई है, 6000 फीस है। ठीक है, और आप कांटेक्ट हमें कर सकते हैं इस नंबर पे 9896859767 पर। ठीक है जी, चलिए जल्द मिलते हैं, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।